हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है संकेत रस्तोगी और हम सबके प्यार इस चैनल में आपका ढेर सारा स्वागत है। बच्चों, एक सीरीज़ चल रही है बीएससी 4th सेमेस्टर की। उसमें यूनिट 1 एटम के क्यूट सा टॉपिक है दी ब्रोगली हाइपोथेसिस। आज वो कवर होने वाला है, तो आप सेशन के एंड तक बने रहिए। इसमें काफ़ी नई चीज़ें जानने को मिलने वाली हैं, तो आप प्लीज़ नोट्स भी बनाते रहिए, जिससे कि टॉपिक बहुत ज़्यादा मज़ेदार करके क्लियर हो जाए। ठीक है, चलिए वीडियो। तो आज हम पढ़ने वाले हैं दी ब्रोगली हाइपोथेसिस। बच्चों, ये थोड़ी कमाल की चीज़ थी, ये बहुत बढ़िया है। अभी बढ़िया कैसे रहा ये सुनो। इन्होंने पता है वेव नेचर ऑफ मैटर के बारे में बात की थी। वेव नेचर ऑफ मैटर, पहले मतलब ये होता क्या है। वेव नेचर ऑफ मैटर, देखो ये क्या चीज़ है। वेव नेचर ऑफ मैटर का मतलब ये है कि जो भी कुछ आप अपनी आँखों से देख रहे हैं, जो भी कुछ मैटर है, ये मार्कर है, बोर्ड है, मैं हूँ, आप हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, आपकी वो, इनके वो, मतलब सब कुछ एक वेव है। क्या है? सब एक वेव है। मतलब पार्टिकल तो वो है ही नहीं। इन्होंने क्लियरली ये बोला है इस कंसेप्ट के अंदर। तो इतनी धमाकेदार चीज़ उन्होंने कैसे करके बोली, मतलब क्या उनके दिमाग में आया, उन्होंने क्यों बोला, क्या ज़रूरत थी। तो पहले आइए हम वो देखते हैं, फिर हम आगे स्टेप बाय स्टेप बढ़ते जाते हैं। बहुत मज़ेदार ही सेशन होने वाला है और बहुत ही मज़ेदार है ये कंसेप्ट। तो धीरे धीरे मेरे साथ बने रहो और इस वीडियो को पूरा एंड तक देखते रहो। और एक और चीज़, पेन और कॉपी ध्यान से निकाल लो, क्योंकि पता है वीडियो, अगर आपने वीडियो देखी और पेन और कॉपी नहीं है, नोट्स नहीं बनाए, तो फिर फ़ायदा कुछ नहीं है। तो नोट्स बनाते रहो। इन शॉर्ट है, ज़्यादा लेंथ ही नहीं है, मतलब बहुत ही ईजी है और मेन कंसेप्ट है एकदम। तो प्लीज़ पेन और कॉपी निकाल लीजिए, नोट्स बनाते रहिए और हेडिंग लगाइए दी ब्रोगली हाइपोथेसिस। और इसमें हम पढ़ने वाले हैं वेव नेचर ऑफ मैटर के बारे में। तो अब देखो, यूँ धमाकेदार कंसेप्ट आके दिया कैसे। इतनी बड़ी लाइन कि जो हम कुछ देख रहे हैं, इधर है, उधर है, ये है, वो सब कुछ पार्टिकल तो कुछ है ही नहीं। उन्होंने डायरेक्टली बोल दिया ये सब वेव है। तो ये सब वेव क्यों है, कैसे है, तो इसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। आपने एक एक्सपेरिमेंट है 12th में, एक्सपेरिमेंट 12th में है, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट 12th फिजिक्स में है। तो पता है जब वो रियलिटी में, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट जब वो रियलिटी में ना सक्सेसफुल हुआ, तब हमें पता चला कि लाइट तो वेव है। देखो कैसे। लाइट के लिए सबसे पहले मतलब यंग का डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट हुआ, फिर पोलराइजेशन आया, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, मतलब बहुत से इफेक्ट आए। ठीक है, तो जैसे कि एक है इंटरफेरेंस, फिर डिफ्रैक्शन, फिर है बड़ा फेमस फिनोमेना है ये पोलराइजेशन। ये पता है, ये तो जो लाइट है ना, ये लाइट की नेचर को डिफाइन तो कर रहे हैं, लेकिन ये जो है ना, ये केवल दे सकती हैं वेव्स। ये किसके लिए? केवल वेव्स के लिए हैं, केवल वेव्स के लिए वैलिड हैं। तो बच्चे पता है, जब ये कंसेप्ट रियलिटी में आए, जब मतलब रियलिटी में जब ये कंसेप्ट क्या कहते हैं सक्सेसफुल हुए, प्रिंसिपल एक्सपेरिमेंट हुआ, फिर सक्सेसफुल हुए, तो ये पता चला कि लाइट तो वेव है, क्योंकि ये तो वेव ही दे सकती है, ये पार्टिकल दे ही नहीं सकते। जब पार्टिकल दे नहीं सकते तो पार्टिकल नहीं है भाई, ये पता चला, कंफर्म हुआ ये। लेकिन अब बाद में जब अल्बर्ट आइंस्टीन का एक बहुत ही अच्छा कंसेप्ट आया, पता है क्या, आपने पढ़ा हुआ है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। देखो, फिर बाद में जब आया, इसके बाद आया था, ये जो पहले हो गए थे, पहले क्लियर हो गया था कि लाइट तो केवल एक वेव है, इतना क्लियर था, सबको इतना क्लियर था। लेकिन जब बाद में लगभग कुछ सालों बाद एक आया आइंस्टीन का फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आपका ही पढ़ा हुआ है। जब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आया, तब पता चला कि लाइट तो पार्टिकल नेचर भी शो करती है। कौन सा नेचर? पार्टिकल नेचर। लाइट कौन सा नेचर शो करती है? पार्टिकल नेचर। अब इस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बाद जब ये नया कंसेप्ट जारी हुआ ना कि लाइट के पास तो पार्टिकल नेचर भी है, लेकिन इस बात को ताकत तब मिली, इसको और ज़्यादा ताकत तब मिली
जब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बाद में आ गया ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ब्लैक बॉडी रेडिएशन आ गया और उसके बाद में एक और आया था कॉम्पटन इफेक्ट। तो पता है इसको मतलब फिर क्लियर हो गया कि भाई लाइट तो पहले वेव थी, अब तो पार्टिकल हो गई है। ये लाइन हो गई क्लियर। कुछ सालों तक इस लाइन से काम चलता रहा कि लाइट केवल एक वेव है, लाइट इज़ ओनली एज अ वेव, एक रेडिएशन, लेकिन नहीं, लाइट एक पार्टिकल भी है। मैक्स प्लांक ने फिर इसके बाद मतलब इनसे पहले ही दे दिया था, उन्होंने कहा था कि लाइट एक पार्टिकल नेचर भी शो करती है। उसके पार्टिकल को, लाइट के पार्टिकल को उन्होंने क्या नाम दिया था? फोटोन। लाइट के पार्टिकल क्या? फोटोन। और उन्होंने एक और लाइन बोली थी कि फोटोन इज़ अ पैकेट ऑफ एनर्जी, आपको याद भी होगा, फोटोन इज़ अ पैकेट ऑफ एनर्जी। तो लाइट तो वेव तो पहले थी, लाइट पहले वेव थी। इससे लगभग 150-250 साल तक काम चलता रहा कि लाइट तो वेव है, वो पार्टिकल है ही नहीं। इसके बारे में तो किसी को पता भी नहीं था कि लाइट पार्टिकल भी हो सकती है। लेकिन जब बाद में आइंस्टीन ने इसको डिस्कवर कर दिया, फिर बाद में इनको भी डिस्कवर होने लगी धीरे धीरे, फिर कॉम्पटन इफेक्ट आया, तो फिर पता चला कि भाई लाइट तो दो इफेक्ट में रहती है, लाइट दो नेचर शो करती है। लाइट वेव होने के साथ साथ पार्टिकल भी है, ये पता चला। क्या पता चला? लाइट वेव नेचर होने के साथ साथ पार्टिकल नेचर भी शो करती है। अब इस बात से थोड़ा धक्का तो लगा भाई साइंटिस्ट को। वो अब इससे और हुआ कि ये देखो, अब जब ये लाइन आई ना, जब पता चला कि लाइट वेव के साथ पार्टिकल भी है, ये है काफ़ी, तो मतलब फिर जो है ना फोटोन की साइंस जो है, लाइट का जो साइंस है, क्वांटम साइंस जिसे बोलते हैं, क्वांटम मैकेनिक्स, इसके अंडर में क्वांटम मैकेनिक्स आती है, उसका जन्म हुआ। फिर उसमें बहुत सी डिस्कवरीज हुई, मतलब है बहुत कुछ है, इंटरेस्टिंग है, बहुत मज़ेदार है। पहले इसे देख लो, क्लियर है? इसे नोट करो तो नोट कर लो, नोट करने लायक है वैसे, ठीक है, करो। इसे मिटाल दूँ? ओके। अब हम देखते हैं आगे कि फिर इससे दी ब्रोगली साहब को, उन्हें क्या इससे दिक्कत थी, मैंने आखिर क्यों बताया, ये सुनो। आपने एक चीज़ देखी कि जो दी ब्रोगली हैं, दी ब्रोगली साहब जो हैं अपनी, दी ब्रोगली साहब, जो दी ब्रोगली साहब है ना, एक्चुअली इनकी बात सुनो तो ध्यान से। इन्हें आप दी ब्रोए बोलो, चाहे दी ब्रोजली, चाहे दी ब्रोगली, ये बुरा नहीं मानते, लेकिन ब्रोकली नहीं बोलना तो बुरा मान जाएंगे, ठीक है? तो ब्रोगली बोलो, चाहे ब्रोजली, चाहे ब्रोए, इन्हें ब्रोए भी बोलते थे, दे ब्रोए हाइपोथेसिस बोलते थे, और ये बुरा भी नहीं मानते थे। चलो चलो अब हम आगे देखते हैं। तो देखो मेन कंसेप्ट पे आते हैं कि जो लाइट क्या है, पहले क्या थी? ये वेव थी, अब बाद में एक्सपेरिमेंटों के थ्रू क्या बन गई? ये पार्टिकल। कौन बन गया? ये पार्टिकल। लाइट पहले वेव थी, बन गई पार्टिकल। तो अब इन्होंने ये सोचा कि लाइट जो पहले वेव थी वो पार्टिकल हो सकती है, तो क्या जो मैटर है वो क्या है अभी? पार्टिकल। क्या वो अपनी किसी ना किसी स्टेज में वेव होगा? उन्होंने ये सोचा। क्या सोचा इन्होंने? कि लाइट जो पहले वेव थी अब वो हो गई पार्टिकल, तो मैटर जो पहले पार्टिकल है, क्या वो किसी ना किसी स्टेज में वेव हो सकता है? ये उन्होंने सोचा। एक्चुअली पता है वो उस टाइम पीएचडी में थे और थीसिस लिखनी होती पीएचडी में, ठीक है? तो अब कुछ नया लिखोगे तो ज़्यादा अच्छा लगता है, तो उन्होंने अपनी लाइन में ये अपने आप लिख दिया। उस टाइम उन्होंने कोई एक्सपेरिमेंट नहीं किया था इस बारे में। जो उन्होंने बोला है ना कि जो जितने भी सारे पार्टिकल हैं वो सारे एक वेव हैं, उन्होंने केवल एक ही, मतलब उनके जो पूरी जो मतलब उनकी खोज है, जो भी उनका कॉन्सेप्ट है, उसकी पूरी एक लाइन यही है कि जो जितने भी सारे पार्टिकल हैं वो एक वेव है, उन्होंने ये बताया है। तो उन्होंने कि वो तो किया नहीं था, एक्सपेरिमेंट नहीं किया था, बिना एक्सपेरिमेंट की बात बोली थी
बिना एक्सपेरिमेंट के द्वारा लिखी गई कोई भी बात ही उसी को हम बोलते हैं हाइपोथेसिस। वरना ये प्रिंसिपल हो सकती थी, थ्योरी हो सकती थी। हाइपोथेसिस क्यों है? क्योंकि ये बिना एक्सपेरिमेंट के की गई बात है। ठीक है, तो अब देखो एक्सपेरिमेंट किए गए हैं, एक्सपेरिमेंट इन्होंने नहीं किए, बाद में किए गए हैं। जैसे एक है साइंटिस्ट डेविसन है, जर्मर हैं, और एक वो एटॉम का एक मॉडल दिया है रदर, वो क्या, थॉमसन के बेटे जीपी थॉमसन, जे थॉमसन के बेटे हैं जीपी थॉमसन, उन्होंने, तो 3 साइंटिस्ट हैं, एक जर्मर, डेविसन और जीपी थॉमसन, इन तीनों ने मिलकर इनको मतलब प्रूफ किया, सच है ये जो बोल के गए दी ब्रोगली साहब, ये बिल्कुल सच है, ये उन्होंने प्रूफ किया था। इन्होंने नहीं किया था, लेकिन बाद में इनको भी नोबल मिला, क्योंकि लाइन तो इन्हीं की थी ना। अब आगे देखो, इन्होंने बोला कि लाइट जो कि वेव है वो पार्टिकल हो सकती है, तो क्या मैटर जो कि पार्टिकल है, क्या वो अपनी किसी न किसी स्टेज में वेव तो होगा, ये बोला। अब आगे देखो, उन्होंने एक लाइन और बोली बच्चों, उन्होंने बोला कि ये मेन है, ठीक है, नेचर हैज सिमेट्री। उन्होंने क्या बोला कि नेचर हैज सिमेट्री, नेचर में सिमेट्री है, नेचर में सिमेट्री है। और इसी कंसेप्ट को देखते हुए उन्होंने बोला कि जब नेचर में सिमेट्री है तो लाइट जो कि वेव है वो पार्टिकल है, तो मैटर जो कि पार्टिकल है वो भी वेव होगा। अब उन्होंने दूसरी लाइन ये भी बोली कि एवरी मूविंग पार्टिकल हैज अ वेव, एसोसिएटेड विद इट। एवरी मूविंग पार्टिकल हैज़ अ वेव एसोसिएटेड विद इट। उन्होंने बोला कि अगर कोई पार्टिकल है जो कि रेस्ट में नहीं है, रेस्ट के लिए फॉलो नहीं होगा, रेस्ट, अगर कोई पार्टिकल रेस्ट में है ना तो वो पार्टिकल ही है। उनके अकॉर्डिंग क्या था, एवरी मूविंग पार्टिकल, पार्टिकल कैसा है, मूव कर रहा है, दौड़ रहा है, चल रहा है, फर 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 फर, मतलब एक जगह नहीं है, वो चल रहा है। अब कोई वेलोसिटी हो, v से हो, चाहे प्रकाश की चाल हो, लाइट वेलोसिटी ऑफ लाइट से चल रहा हो, c से चल रहा हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो एवरी मूविंग पार्टिकल, वो पार्टिकल मतलब कोई सा भी पार्टिकल है जो चल रहा है, जो दौड़ रहा है, मतलब कुछ भी करे लेकिन रेस्ट में नहीं है बस, हैज़ अ वेव एसोसिएटेड विद, उनमें वेव नेचर आ ही जाना है, उन्होंने ये बोला। क्लियर है? तो नेचर हैज़ सिमेट्री एंड एवरी मूविंग पार्टिकल हैज़ अ वेव एसोसिएटेड विद इट। उन्होंने ये 2 लाइन बोली। अब उन्होंने समझाया कैसे, उन्होंने बताया कि अब देखो वेव है तो उसकी कोई वेवलेंथ होगी। अब पार्टिकल से वो वेव में चेंज हो रहा है, तो पार्टिकल नेचर और वेव नेचर में कोई ना कोई रिलेशन तो होगा, वही होना चाहिए। उन्होंने दिया भी बाद में। तो देखो उन्होंने इस लाइन को क्या समझाया, उन्होंने कहा कि अगर कोई एक m मास का कोई पार्टिकल है, क्या है ये एक पार्टिकल है, इतना बड़ा नहीं है, ये तो काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो गया, बॉल के बराबर हो गया, ठीक है, लेकिन इतना बड़ा नहीं है, ये छोटा सा पार्टिकल है, ज़्यादा बड़ा नहीं। अभी हम बताएंगे फिर बड़ा क्यों नहीं है, फिर छोटा क्यों है, ठीक है। कोई एक पार्टिकल है जिसका जो मास है वो है m। अब ये जो थोड़ी सी मोशन में है ना, ये बेचारा दौड़ रहा है, क्या कर रहा है, दौड़ रहा है। अब किस वेलोसिटी से दौड़ रहा है, ये v। क्यूट नहीं लग रही है, ठीक है, सिंपल है, ज़्यादा अच्छी नहीं बनाई मैंने, सिंपल है। तो जो पार्टिकल है उसका जो मास है वो है m और जो वेलोसिटी है उसकी है v, वो चल रहा है, दौड़ रहा है। तो इसकी वेवलेंथ उन्होंने जो दी थी वो है लैम्डा इजकल टू h/mv। अभी हम इसके बारे में थोड़ी अच्छी से बात करेंगे, इस फॉर्मूले के बारे में। अभी पहले देखते जाइए, बहुत मज़ा आने वाला है। देखो लैम्डा इजकल टू h/mv। अब वी नो दैट p इजकल टू mv मोमेंटम, तो हम इसको ये भी लिख सकते हैं, ये जगह भी नहीं छोड़ी, बताओ अत्याचार हो गया फॉर्मूले के साथ। mv को लिख दे p, बात वही है, बात चेंज नहीं होगी है। mv को उठा के mv की जगह p रख दिया उठा के, तो मोमेंटम हो जाएगा, ठीक है। ये अब h कौन है, ये तो h को हम सब पहले से ही जानते होंगे। h क्या है, ये प्लांक्स कांस्टेंट।
और इसकी जो वैल्यू है वो 6.6 इंटू 10⁻⁻30, ले लो 34 जूल इंटू सेकेंड। अच्छा पता है, देखो एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है कि जो प्लांक्स की वैल्यू है ना, ये वाली वैल्यू, ये अप्रॉक्स वैल्यू है। इसकी जो क्लियर वैल्यू, जो रियल वैल्यू है, वो कैलकुलेट हो रही है, अभी हो नहीं पाई है लेकिन हो रही है कंटिन्यू। तो अभी तक के लिए ये है, हो सकता है आगे चल के चेंज हो जाए, अभी तक तो कैलकुलेट हुई है, ठीक है। तो ये अप्रॉक्स वैल्यू है, जूल सेकंड में है, प्लांक्स कांस्टेंट है, प्लांक नहीं दिया था ऑब्वियसली, प्लांक्स कांस्टेंट है। तो लैम्डा इज इक्वल टू h/mb। लैम्डा क्या है? वेवलेंथ। ये कौन है? वेवलेंथ, ठीक है। ये रहा प्लांक्स कांस्टेंट और ये रहा मोमेंटम। ये कौन है? मोमेंटम, ठीक है। तो इन्होंने क्या कहा कि कोई एक पार्टिकल है जिसका जो मास है वो है स्मॉल m, और ये v वेलोसिटी से मोशन में है। v वेलोसिटी से क्या कर रहा है? मोशन कर रहा है। तो उसके अंदर जो वेव नेचर होगा, अच्छी बात है, होगा, इनके अकॉर्डिंग तो है ही, उन्हें कोई दिक्कत नहीं इस बात से। लेकिन उसके पास वेवलेंथ क्या हो गया? वेव नेचर, तो वेवलेंथ होना ऑब्वियसली है। अगर उसके पास वेव नेचर है तो वेवलेंथ होगी, इतनी तो बात पक्की है। तो इन्होंने कहा जो उसकी वेवलेंथ है वो होने लैम्डा होगी, और h/mb, mb इज इक्वल टू p। तो हमने इसे p से डिस्प्लेस कर दिया या रिप्लेस कर दिया, उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये रही वेवलेंथ, और ये mb इज इक्वल टू मतलब p, तो उसकी जगह p रख दिया, मोमेंटम हो गया। और h इज इक्वल टू प्लांक्स कांस्टेंट विच इज़ द वैल्यू इज 6.6 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। क्लियर है? आई थिंक क्लियर होगी, ज़्यादा दिक्कत की बात नहीं है, बहुत बढ़िया है। और तो समझ आ रहा है। अब हम आगे चलें, तो आप इसे ज़रा नोट कर लीजिए, ठीक है। कर लीजिए नोट, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, अच्छी खासी स्क्रीनशॉट बाद में नोट कर लेना आराम से, ठीक है। ये वीडियो को रोक के कर लीजिए, वैसे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसे मिटाते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब पता है, हम इस फॉर्मूले के बारे में थोड़ी सी जानकारी लेते हैं कि आखिर में ये जो पार्टिकल नेचर और वेव नेचर को एक साथ दिखा कैसे रहा है। समझ तो आए भाई कि देखो, लैम्डा इज इक्वल टू h/mb, इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। ये हम यहाँ लिख दे रहे हैं, इसे अपने दिमाग में रिप्लेस कर लेना। इधर थोड़ा सा होगा ना, रिटन में होगा ना, तो तुम्हें दिक्कत हो जाएगी फिर, ठीक है। अब ज़रा ध्यान से देखो, अब इसमें एक चीज़ देखो इंपॉर्टेंट है, पता है क्या, कि हमने देखो यहाँ पे क्या है, ये लैम्डा क्या है? वेवलेंथ। तो किसके पास होगी? वेव्स के पास, ऑब्वियसली वेव के पास होगी। वेवलेंथ किसके पास होगी? वेव्स के पास। अब देखो ध्यान, तो ये क्या है? ये है वेवलेंथ। क्लियर है? ये कौन है? ये वेवलेंथ है। ये वही कौन है? ये प्लांक्स कांस्टेंट दिए हुए हैं, प्लांक्स कांस्टेंट है। प्लांक्स कांस्टेंट, इनकी वैल्यू कितनी है? जूल सेकंड। अब इन पे ध्यान दो, ये जो क्या है, ये जो है, ये तो वेलोसिटी है, और ये बेचारा कौन है? ये है मास ऑफ पार्टिकल, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। अब एक और चीज़ देखो बच्चे, वेलोसिटी और मास पार्टिकल का ही है। अब एक और चीज़ हमने एक चीज़ पता, ये भी लिखी हुई है, p इक्वल टू mb। ये क्या चीज़ है? ये जो मोमेंटम है, और मोमेंटम हमेशा पार्टिकल का ही होता है। किसका होता है? पार्टिकल का। देखो ध्यान से ज़रा, तो इतना आपने देख रहा हो, ये तो वेव का है, तो उसकी वेवलेंथ आ गई, ठीक है। ये इतना हिस्सा किसका है? पार्टिकल का है, जो p इक्वल टू mb हो रहा है, तो ये है पार्टिकल का, क्योंकि मास और वेलोसिटी पार्टिकल के ही हैं। ये बता रहा है कि इस देखो जो पार्टिकल है उसका जो मास है वो इतना है, और वेलोसिटी इतनी, वेलोसिटी मोशन में है, तो उस पर कितना वेवलेंथ होगा, उसका वेव नेचर कितना ज़्यादा अच्छा होगा। ये क्वेश्चन उसको बता रही है। क्या बता रही है? फिर से सुनो कि मास, पार्टिकल का मास लिया,
पार्टिकल जिस वेलोसिटी से हम उसे मोशन में करा रहे हैं ना, वो वेलोसिटी ये ली, तो मतलब इतना मास होने पर और इतनी वेलोसिटी होने पर उसमें कितना वेव नेचर आएगा, उसकी वेवलेंथ कितनी होगी, तो उसको डिफाइन कर रही है ये छोटी सी इक्वेशन जो कि दी है दी ब्रोगली साहब ने। क्लियर है? अब ध्यान से एक और चीज़ सुनो। तो इन शॉर्टली आप सब कुछ समझ जाओगे। इन शॉर्टली है कि वेव नेचर एंटी प्रोपोर्शनल है पार्टिकल नेचर की। आपको यहाँ से दिख रहा होगा, ये लो कटिंग हो गई। इस छोटे से बॉक्स को बनाने की पूरे बोर्ड पर जगह नहीं थी, तो हमने यहाँ बनाया गया है। ठीक है, अच्छा ही लग रहा है। एक मिनट रुको, इसे यहाँ लिख देते। अब बताओ, ठीक है? देखो, इससे पता क्या चल रहा है कि जितना ज़्यादा पार्टिकल नेचर होगा उतना कम वेव नेचर होगा, और जितना ज़्यादा वेव नेचर होगा उतना कम पार्टिकल नेचर होगा। अब मान लो, देखो पार्टिकल नेचर ज़्यादा कब होगा? पार्टिकल नेचर आखिर शो कौन कर रहा है? तो पार्टिकल नेचर शो करने के लिए कौन है भाई? एक m है, एक m है, एक v है। ये दो तो हैं, ये दो हैं मिस्टर एंड मिसेस। नहीं, ऐसा नहीं है, ये डिजिट है, फिज़िक्स की डिजिट है, इनके ऊपर पूरी फिज़िक्स चल रही है बेचारों के ऊपर। ध्यान से देखो, तो ये कौन है? m है, ये कौन है? v है। देखो, अब m ज़्यादा होगा तो ऑब्वियसली पार्टिकल नेचर बढ़ जाएगा ना, तो वेव नेचर क्या होगा? घट जाएगा। पार्टिकल नेचर बढ़ा तो वेव नेचर घट जाएगा। बच्चे, यही कारण है कि फुटबॉल की जो बॉल होती है ना, उसका m ज़्यादा होता है, और जब वो मतलब उसे किक मारते हैं तो उसकी हमें कोई वेवलेंथ नज़र नहीं आती। ऐसा नहीं है कि उसकी वेवलेंथ नहीं बनती, वेवलेंथ बनती है, लेकिन हम उसे मेजर नहीं कर सकते। अच्छा सुनो, हम कितनी कम, मतलब वेवलेंथ कितनी कम आए कि हम उससे ज़्यादा मेजर नहीं कर सकते? तो देखो, मैक्सिमम जो वेवलेंथ कम की बात कर रहे हैं, तो जो सबसे ज़्यादा कम वेवलेंथ होगी वो 10⁻³ एंगस्ट्रॉन्ग से अगर और कम है। देखो, कम है अच्छी बात है, लेकिन इससे ज़्यादा कम हो गई तो वो मेजर नहीं होगी। इस वैल्यू 10⁻³ एंगस्ट्रॉन्ग, इससे अगर वेवलेंथ कम हो गई, ये किसकी वैल्यू है? ये वेवलेंथ की वैल्यू है। ठीक है, मगर इससे तो मैं ऐसे करो, या तो इतनी हो या इससे ज़्यादा हो। अगर इससे कम है ना तो वो मेजर होगी नहीं, और अगर वो मेजर नहीं होगी तो फिर उसका फ़ायदा ही क्या है? फिर वो कैसी वेव? वो तो मतलब वेव, जब वेव बन गई, मेजर हो नहीं पा रही है, तो फ़ायदा क्या फिर उसका? तो इसीलिए फुटबॉल की जो बॉल होती है ना, उसका m ज़्यादा होता है, इसीलिए वो पार्टिकल नेचर ज़्यादा शो करती है, वो वेव नेचर में आ नहीं पाती। सिंपल सी बात है। क्लियर है? पार्टिकल नेचर ज़्यादा शो होता है तो वेव नेचर उसका बहुत कम हो जाता है। तो जो जितना ज़्यादा वेव नेचर होगा उतना ही कम पार्टिकल नेचर होगा, और जितना ज़्यादा पार्टिकल नेचर हुआ उतना कम वेव नेचर हो जाएगा। इज़ इट क्लियर? आई थिंक क्लियर हो गई होगी बात। तो इसमें और कोई दिक्कत वाली बात तो मुझे नहीं लगता कि कोई होगी आपको। अगर हो तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, वो उसका भी सॉल्यूशन हो जाना है। ठीक है? और अब एक छोटी सी चीज़ मैं बताऊं आपको कि आखिर उन्होंने ये फॉर्मूला जो है ना, ये दो मेन कंसेप्ट पे बैठ के दिया था। मतलब बैठ का मतलब है कि उनका इन्होंने यूज़ किया था, बैठने के लिए नहीं, इसको डिफ़ाइन करने के लिए, इसको बताने के लिए उन्होंने इसका यूज़ किया था। तो अब थोड़ा सा देखते हैं, ठीक है? बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन उससे पहले आपको बहुत अर्जेंट चीज़ बताता हूँ, बहुत ज़्यादा अर्जेंट है, आपको बहुत आगे तक काम आती रहेगी। पता है क्या? अब ध्यान से सुनो वेव्स के बारे में, लेकिन है बहुत अच्छा। इसे नोट कर लिया? देखो, नोट नहीं किया हो तो वीडियो को थोड़ा सा बैक में ले जाना, क्योंकि मुझे बोलने में ध्यान नहीं रहा कि मैं बोल दूँ कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें या इसे नोट कर लें। ठीक है? तो अब देखो, अब जैसे कोई वेव है, ठीक है, ध्यान से देखो, कोई एक वेव है, इसका जो मतलब वेव यहाँ से निकल रही है, कोई एक वेव है। कौन है ये? वेव है। अब वेव कैसी होगी? ये रेडिएशन हो सकता है या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रे हो सकती है, मतलब इन्हीं दोनों में से होगी। ठीक है? कहने का मतलब ये है कि इसकी जो वेलोसिटी होगी वो c के इक्वल टू होगी, बस इतना सोचो।
अभी मैं बताऊंगा सब क्या होता है, ठीक है, इस बारे में भी काफ़ी बात होगी। इसे सुनो, तो ये क्या है, ये एक वेव है। कौन है ये, वेव है। तो अब वेव में बच्चे 3 चीज़ें होती हैं। वेव में कौन होती हैं, कौन होंगी, क्या बताओ क्या होंगी। वेव में 3 चीज़ें होंगी। तो सबसे पहली चीज़ होती है बच्चे फ्रीक्वेंसी, दूसरी चीज़ होती है बच्चे वेलोसिटी, सिटी है वेलो की चलो कोई दिक्कत नहीं, वेलो की सिटी, वेलोसिटी, ठीक है, और वेलो का शहर हो गया ये। और तीसरी जो चीज़ है वो अच्छी सबसे खूबसूरत है, वेवलेंथ। क्या ये वेवलेंथ। अब देखो फ्रीक्वेंसी को हम किससे डिनोट कर सकते हैं, या तो आप म्यू से कर लें या स्मॉल एफ से, दोनों से कर सकते हैं, ठीक है। वेलोसिटी को वी से, स्मॉल वी। देखो जो हमारा म्यू है उसका जो एक पैर है ना वो थोड़ा सा मुड़ा हुआ है, इसको आप ध्यान रखना, ये हमारा म्यू है, ठीक है। ये वी है, इसके दोनों पैर ठीक ठाक हैं। और जो वेवलेंथ होगी उसको हम ऑब्वियसली लैम्डा से ही डिनोट करते हैं। अभी तक हमारे पास यही चांस है। लेकिन सुनो, मैक्स प्लांक ने इन चीज़ों के बारे में तो बताया, लेकिन उन्होंने इन तीनों का एक रिलेशन भी दिया, बहुत खूबसूरत रिलेशन है। वो है बच्चे, क्या है वो, एक और चीज़, जो वेलोसिटी है ना वो वी भी हो सकती है, सी भी हो सकती है। अभी हम सी को लेंगे बिकॉज ये हम मान रहे हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रे है, ठीक है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रे की जो वेलोसिटी होती है वो लाइट वेलोसिटी के बराबर होती है, ठीक है। तो हम इसको सी लेंगे। तो उन्होंने जो रिलेशन दिया था, किसने दिया था, मैक्स प्लांक ने। उन्होंने जो रिलेशन दिया था वो था C इक्वल टू म्यू लैम्डा। ये क्यूट सा रिलेशन मैक्स प्लांक ने दिया। उन्होंने कहा, नहीं, उन्होंने फॉर्मूले में कहा कि जो वेलोसिटी होती है वो वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी के इनटू के बराबर होती है। इन्होंने ये बोला, हमें इस बात से कोई दिक्कत नहीं हुई। हमने इसमें से लैम्डा म्यू की वैल्यू निकाली, फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, C इक्वल टू लैम्डा हो जाएगी। अच्छी बात है, उसे होने दो, हमें इससे दिक्कत नहीं है, ठीक है होने दो, अच्छी बात है, होने दो, ऑब्वियसली हो जाएगी, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन इससे बड़ी दिक्कत ये है, दिक्कत की बात ये है कि उन्होंने ये बोला कि जो, अब देखो ये क्या है, ये जो रे है ना बच्चे, रे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रे, उसकी वेलोसिटी है ये, उसकी एनर्जी कितनी होगी, ये क्या है, ये है वेलोसिटी। अब हम बात करेंगे एनर्जी की। तो मैक्स प्लांक के अनुसार जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज होती हैं उनकी जो एनर्जी होती है, तो एनर्जी होती है E इक्वल टू एच म्यू। एच कौन है, प्लांक ने दिया है, प्लांक कांस्टेंट होगा, सिंपल सी बात है, दिक्कत क्यों ले रहा हो भाई, प्लांक ने दिया है तो प्लांक कांस्टेंट होगा। तो ये कौन है, प्लांक कांस्टेंट। अब ये कौन है, म्यू। अब ये क्या है, ये सिंपल सी चीज़ है, ये क्या है, ये बच्चे जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रे है ना उसकी एनर्जी है, ये क्या है, ये एनर्जी। तो वो कितनी स्पीड से चल रही है, वो इस स्पीड से चल रही है, उसमें कितनी एनर्जी है, उसमें इतनी एनर्जी है, सिंपल सी बात है, क्लियर है। अब जो म्यू है ना, म्यू को हम इसकी जगह रिप्लेस कर देंगे, तो फिर ये हो जाएगा एच इक्वल टू एच अपॉन म्यू, म्यू की जगह C अपॉन लैम्डा। इस फॉर्मूले का यूज़ काफ़ी अच्छा होता है, देखा होगा, इसको आपने कई बार देखा होगा। केमिस्ट्री में वो रिएक्शंस होती हैं, क्लोरीनेशन करके जो भी कुछ है ना, तो उसमें हम एक एरो होता है, उसके ऊपर लिख देते हैं कि प्रेजेंस ऑफ लाइट को प्रेजेंस ऑफ लाइट लिख दो, चाहे एच में लिख दो, बात एक ही हो जाती है। तो ये लाइट की बात हो रही है, ये जो लाइट है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रे, तो इसको ही बोलते हैं, रेडिएशन भी बोल सकते हैं। तो इसके बारे में पता ये किसने बात की थी, ये बात की थी मैक्स प्लांक ने, इतनी उन्होंने बताई। ये मैंने आपको नॉलेज के लिए बताया है, ठीक है। आखिर में यूज़ तो इसका होने वाला है, मैं बताना चाहता था कि आखिर ये आया कहाँ से, इसके लिए, ठीक है। अब इसका यूज़ किया था किसने, डी ब्रोगली साहब ने, इन्होंने यूज़ किया। अब देखो कैसे इन्होंने यूज़ किया इन्होंने इसका यूज़ कैसे किया, इन्होंने लिया बाय प्लांक्स इक्वेशन, ठीक है। तो इन्होंने मतलब
फर्स्ट टाइम में इन्होंने क्या किया, बाय प्लांक्स इक्वेशन, प्लांक्स की इक्वेशन ली। प्लांक्स की बहुत अच्छी इक्वेशन हमने लिखी थी, क्या क्या हो गया ये, इज इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्डा। क्लियर है? ये कहाँ से आई थी, याद है? नहीं याद है, भूल गए? नहीं सर याद है, ऐसे नहीं भूलते हैं भाई, इतना इंसल्ट मत करो सर आप। चलो ठीक है इंसल्ट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। ये क्या है, ये है एनर्जी। ई हमारा थोड़ा ऐसा बन गया, ठीक है। दिक्कत हो तो बताओ, हम ऐसे कर देते, चलो। बच्चे कहेंगे नहीं दिक्कत तो है, चलो ठीक है। तो ये क्या है, ये है एनर्जी। किसकी एनर्जी? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रे की एनर्जी, ठीक है। ये इन्होंने पहली टाइम ली। दूसरे टाइम जो इन्होंने ली थी ना, सेकंड लिख दिया है, दूसरे टाइम सबसे बड़े साइंटिस्ट थे, ऑब्वियसली नाम सबको पता ही होगा, एल्बर्ट आइंस्टीन। ठीक है। तो देखो सेकंड टाइम में जब उन्होंने इक्वेशन ली, उन्होंने बाय आइंस्टीन इक्वेशन, आइंस्टीन की इक्वेशन ली। कौन सी इक्वेशन ली? एनर्जी मास इक्वेशन, काफ़ी फेमस है। E इक्वल टू एम सी स्क्वायर, इसको तो पूरी दुनिया जानती है। हाँ हो सकता है 5-6 साल का बच्चा ना जानता हो सकता है 10-11 साल का भी ना जानता हो, मतलब मैं पढ़ने वालों की बात कर रहा हूँ, जो एजुकेशन में अभी ऐड हैं वो इस चीज़ को जानते होंगे। E इक्वल टू एम सी स्क्वायर। अब उन्होंने क्या किया, ये इक्वेशन सेकंड, उन्होंने दोनों इक्वेशन को भी बराबर कर दिया। क्या कर दिया? बराबर। कैसे किया उन्होंने बराबर? तो उन्होंने कर दिया एम सी स्क्वायर इक्वल टू एच सी अपॉन लेमडा। इस स्क्वायर से ये वाला सी बच्चे कैंसिल हो जाना है, तो ये रह जाएगा। अब लेमडा को उठा के आओ, इसको नीचे रख दो, तो लेमडा इक्वल टू हो जाएगा एच अपॉन एम सी। बच्चे ये वाला जो फॉर्मूला है ना, ये फॉर्मूला देखो, ये बिल्कुल इसी में घुस गया। एक मिनट रुक जाओ, बड़ी दिक्कत हो जाती है। इतना बड़ा बोर्ड है फिर भी लिखने की दिक्कत हो रही है। इस एच को बड़ी दिक्कत है, चलो ऐसे बना दो। कितना सोना सोना लग रहा है ना एच, ऐसे करो, डिज़ाइन में आ जाएगा, ठीक है। अब देखो ये जो वेवलेंथ है ना, ये किसकी वेवलेंथ है? याद करो आप, यहाँ क्या यूज़ है वेलोसिटी की जगह? सी। जब सी यूज़ होता है तो किसकी बात चलती है? फोटॉन्स की, क्योंकि एनर्जी ऑफ लाइट इन्हीं का तो सॉरी वेलोसिटी ऑफ लाइट है ये, सी इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ लाइट। तो ये किसके लिए यूज़ हो रही है? फोटॉन्स के लिए। और हम किसके लिए यूज़ कर रहे हैं? पार्टिकल्स के लिए। और जब हम पार्टिकल्स के यूज़ करेंगे तो सी की जगह क्या हो जाएगा? वी। बिकॉज वेलोसिटी कोई भी हो सकती है ना, अगर लाइट की वेलोसिटी चलता तो ऑब्वियसली सी आ जाना है। लेकिन जो दी ब्रोगली साहब ने क्या कहते हैं, जिसकी बात की थी, जिसकी वेवलेंथ की बात की थी, फिर उसकी मतलब जो एम मास का है वो भाग रहा है। देखो जैसे कि ये एम मास का, ये सारे को हमने भगा दिया वी से, तो ये वी है ना, सी से थोड़ी ना भाग रहा है, तो हम इसे वी कर देंगे और ये इक्वेशन पूरी सटीक बैठेगी, ये पूरी बढ़िया बैठती है। इन्होंने क्या किया कि इन्होंने ये किया कि जो सी इक्वल टू इन्हें रख दिया वी, बस। अब सी इक्वल टू रखे वी, इसको रख दो यहाँ पे, सिम मिल जाएगी ये। तो जो देव ब्रोगली साहब थे ना, उन्होंने ये वाली इक्वेशन दी थी। अब बच्चे उन्होंने ये तो बता दिया कि उसकी वेवलेंथ ये है, उसका पार्टिकल नेचर यहाँ जाएगा और वेव नेचर वहाँ जाएगा, उन्होंने काफ़ी बात तो कर दी। अब ये देखो कि काफ़ी लोगों की बातें उठी। उन्होंने कहा भाई ये कैसी वेव है? एक मिनट, वेवलेंथ है ना, वेव तो होगी। उन्होंने कहा ये कैसी वेव है, इसे तो कोई भी नहीं जानता, इसका क्या नाम है? देखो ऑर्गन पाइप का वेव जान गए थे, और स्ट्रिंग वेव भी जान गए थे, साउंड वेव से भी जान गए थे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी जान गए थे, इंफ्रारेड भी जान गए, अल्ट्रावायलेट, बहुत सी रेज हैं, इन सब के बारे में जानकारी थी। लेकिन भाई ये कैसी वेव है, इसके बारे में जवाब दो। तो उन्होंने इसको नाम दिया कि ये कौन सी वेव है? ये है बच्चे मैटर्स वेव। कैसी वेव है ये? मैटर्स वेव। किसकी है ये? मैटर्स की। अब देखो, अभी ने जब मैटर्स वेव बोला है ना, तो इससे एक और चीज़ सामने आ गई। मैटर्स जब इन्होंने मैटर शब्द यूज़ किया तो एक और चीज़ बहुत अच्छी तरीके से सामने आई। अब जरा वो भी देख लो, वो क्या आई थी सामने।
क्लियर है? अब पहले आप इस बता दो, पहले कहना भूल गया था, अब मैं बोल रहा हूँ, आप इसका या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या से उतार लीजिए वीडियो को रोक के, ठीक है, वीडियो को पॉज कर लीजिए, रुक जाएगी, उससे कोई बड़ी दिक्कत की बात नहीं है। मैं ऐसे कर रहा हूँ रफ़। अब हम थोड़ी सी बात करते हैं इसकी कि आखिर ये है क्या, इसमें उन्होंने मतलब ये काफ़ी मिस्टीरियस चीज़ कैसे थी, क्योंकि मैटर्स वर्ल्ड बोलते हम कहीं और भी तो चले गए भाई। अब कहाँ चले गए? नहीं सर, हम तो यहीं बैठे हैं, हम कहीं नहीं गए थे। चलो क्या नाम दिया था उन्होंने? मैटर्स वेव। मैटर्स वेव। अब बच्चे हम जानते हैं कि जो मैटर होता है ना, वो आखिर बना किसके होता है? किससे बना होता है? मॉलिक्यूल से। मॉलिक्यूल किससे बना होता है? एटम से। एटम कौन कौन घूम रहा है गोल गोल? इलेक्ट्रॉन। क्लियर है? तो जब इन्होंने मैटर्स वेव बोला ना, तो फिर कहानी आके डायरेक्ट कहाँ रुकी? इलेक्ट्रॉन पे। कहानी कहाँ रुक गई आके? इलेक्ट्रॉन पे। अब इलेक्ट्रॉन पे जब कहानी आके रुकी, तो इलेक्ट्रॉन के तो बहुत से भैया मॉडल पहले से उपलब्ध हैं हमारी केमिस्ट्री में। क्या क्या है? थॉमसन का मॉडल है, रदरफोर्ड का मॉडल है, बहुत से मॉडल हैं। तो अब उनको थोड़ा सा धक्का लगा, क्योंकि ये बात कर रहा है मैटर्स वेव के बारे में। जब मैटर वेव है तो भाई मैटर के अंदर मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल में एटम, एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन, तो भाई ये भी तो वेव होगा। होगा नहीं होगा? होगा। अब उनने पहले एक लाइन में क्या बोला था कि मूविंग पार्टिकल के पास वेव नेचर होता है। ये तो कभी रुका ही नहीं, ये तो एटम के अंदर गोल 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 गोल। क्या बोला था इन्होंने? देखो ये न्यूक्लियस है, ठीक है, पॉजिटिव वाला ही न्यूक्लियस है। ये क्या, ये स्फेरिकल बने हुए इनकी क्लासेस हैं, शेल्स बोल सकते हैं इन्हें। अभी जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन के आगे क्या कर रहे हैं? चक्कर लगा रहे हैं, गोल 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 घूम रहे हैं। तो भाई ये तो कभी रुका नहीं, तो यानी कि ये तो कभी वेव या पार्टिकल होगा ही नहीं इन्हीं के अकॉर्डिंग। कौन नहीं होगा? पार्टिकल तो होगा ही नहीं, ये तो क्या है? वेव है। तो आज तक जितने मॉडल आए, जितने वो मॉडल, जितने भी रदरफोर्ड का मॉडल, जो भी मॉडल्स आए हैं, सब फेल हो गए। ज़रा देर में सब तबाही मच गई केमिस्ट्री के अंदर। केमिस्ट्री, एटम के जो भी कॉन्सेप्ट हैं सारे ख़त्म हो गए। फिर यहाँ से एंट्री हुई किसकी? क्वांटम मैकेनिक्स की। पूरी जो क्वांटम मैकेनिक्स है ना, वो पूरी इसी चीज़ पे बेस्ड है। डी ब्रोगली जो है, उन्होंने ऐसे नींव डाली है, मतलब बहुत ज़्यादा खोजें तो उन्होंने, आइंस्टीन ने की हैं, इसके काफ़ी डिस्कवरीज उन्होंने की हैं, लेकिन जो जो मतलब जानने के लिए फोर्स किया कि क्या है, क्यों है, तो इनकी लाइन थी। अब देखो ध्यान से ज़रा, तो जब दिख रहा है हमें कि इलेक्ट्रॉन तो भाई कभी रुका ही नहीं, इलेक्ट्रॉन तो चलता ही रहता है, तो भाई वो तो पार्टिकल कभी हुआ ही नहीं। अब केमिस्ट्री में जितने भी मॉडल हैं उनके अकॉर्डिंग क्या है? इलेक्ट्रॉन पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन पार्टिकल है, लेकिन इनके अनुसार इलेक्ट्रॉन वेव है। हुआ भी ही, इलेक्ट्रॉन वेव ही निकली। मतलब इलेक्ट्रॉन जब घूम रहा है तो इलेक्ट्रॉन वेव की तरह शो हुआ। उसके बाद एक और छोटी सी लाइन आई, पता क्या? देखो, इसके बाद एक लाइन आई थी, अरे लाइन बिल्कुल सेम ही है, लेकिन बस उसमें ये हो गया था ना कि जो पार्टिकल है, अब ये जो कैसा पार्टिकल है, ये माइक्रोस्कोपिक है। माइक्रोस्कोपिक मूविंग पार्टिकल, छोटा सा क्यूट सा नन्ना सा पार्टिकल है ये। कैसा? छोटा सा नन्ना सा पार्टिकल है ये, माइक्रोस्कोपिक मूविंग पार्टिकल। मूविंग बिकॉज क्योंकि ये इसमें घूम रहा है ना, रुका कहाँ है भाई, मूविंग पार्टिकल हो गया। अब माइक्रोस्कोपिक मूविंग पार्टिकल है तो इट हैज़ अ वेव नेचर अकॉर्डिंग टू दे ब्रोगली हाइपोथेसिस। क्लियर है? तो ये वेव बन जाएगा। तब इन्होंने कहा था कि एवरी माइक्रोस्कोपिक मूविंग पार्टिकल हैज़ अ वेव नेचर। लिख लो, चलो, एवरी माइक्रोस्कोपिक मूविंग पार्टिकल हैज़ अ वेव नेचर। क्या है? एवरी माइक्रोस्कोपिक मूविंग पार्टिकल, जैसे इलेक्ट्रॉन हैज़ वेव नेचर, गलत तो नहीं हो गया? हाँ, एवरी माइक्रोस्कोपिक मूविंग पार्टिकल हैज़ अ वेव नेचर।
जो भी छोटे छोटे मूविंग पार्टिकल्स हैं, पार्टिकल छोटे हों अच्छी बात है, लेकिन जब तक वो मोशन में नहीं आएंगे ना, तब तक वो वेव नेचर शो नहीं करेंगे। इंपॉर्टेंट है ये लाइन। जब तक वो मूव नहीं करेंगे, पार्टिकल कितने भी छोटे, हमें से दिक्कत नहीं है, लेकिन जब तक वो मूव नहीं करेंगे तो वेव नेचर शो भी नहीं करेंगे। ठीक है, तो क्लियर है ये लाइन? आई थिंक, मुझे लगता है अब क्लियर हो गया होगा, कोई डाउट नहीं रहा होगा आपका दी ब्रोगली हाइपोथेसिस से। इन शॉर्टली सारा क्लियर हो गया होगा। एग्जाम में देखो, अगर आप क्लियर है ना कंसेप्ट आपका, आप उसे कितना भी लेंथी कर सकते हो, ये आपके हाथ में है कि कहीं से कहीं तक ले जाओ। लेकिन जो मेन लाइन है, जो आप लाइन लिखोगे, उसका जो टारगेट जा रहा है ना, जो उसका मतलब जो कंक्लूजन निकल के आ रहा है, वो अगर आपका पक्का है तो लाइन आपकी कहीं से कहीं तक जा ही नहीं सकती, क्लियर ही निकलना है। ठीक है, तो आई थिंक ये सब क्लियर हो गया होगा मेरी नज़रों में। अगर फिर से कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट सेक्शन जिंदाबाद है, कमेंट सेक्शन में लिख देना क्या दिक्कत है, वहाँ लिख देना।